हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ द फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द फिजिकल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स क्या है एंड फिजिक्स का हमारी डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। और इस लेक्चर में हम थोड़ा टेक्स्ट सिलेबस की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। तो हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा बता दूं आपको। मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन सबको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले मैं फोकस करता हूं मेजरमेंट पे। व्हाट द मेजरमेंट इज, इसकी हम बात करेंगे। जब आपके पास, देखो हमने पहले ही बात की थी, साइंस क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, नॉलेज कलेक्ट करते हैं। जब कोई नॉलेज नंबर्स में एक्सप्रेस हो जाए तब वो नॉलेज क्या हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। व्हेन नॉलेज इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इट बिकम्स एग्जैक्ट, एक्यूरेट। अदरवाइज वो नॉलेज है जो उसका कुछ पता नहीं चलता वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं नॉलेज को। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे शहर में नया ब्रिज बना तो मैंने एक स्टूडेंट को भेजा, बेटा देख के आप ब्रिज कैसा बना है। वो आया भागा भागा, सर ब्रिज है जो काफी लेंथ है उसकी, बहुत लंबा है ब्रिज और ठीक ठाक सी विड्थ है, चौड़ाई है जो ठीक ठाक सी है। मैंने बोला बेटा बड़ा अच्छा है। अब इससे क्या पता चला मुझे, लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा लंबा है, कितनी लेंथ है, कितना बड़ा ब्रिज है, कुछ क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसने जो नॉलेज है वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं की। लेंथ 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर हो सकती है, कुछ नहीं पता चला। तो मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को भेजा, साइंस स्टूडेंट को, बेटा तू जाके देख के आ। वो आया, बोला सर जो लेंथ है दैट इज 1.2 किलोमीटर और जो उसकी विड्थ है दैट इज 400 मीटर। अब उसने जब अपनी इंफॉर्मेशन को नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया तो हमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी कि जो ब्रिज है उसकी डायमेंशंस क्या है। तो नॉलेज को हमने नंबर्स में एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट करनी पड़ेगी। और जो मेजरमेंट है बेसिकली इट इज ए कंपैरिजन प्रोसेस। जब भी आप कोई मेजरमेंट करोगे आप क्या करोगे, आप किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन, जैसे दो पर्सन है, एक की लेंथ ज्यादा है एक की लेंथ कम है, तो आपको कैसे पता चलेगा भी किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी लेंथ कम है। आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो आपस में। अदरवाइज अगर एक ही चीज को मैं देखूं, मैं ये नहीं कह सकता उसकी लेंथ ज्यादा है या उसकी लेंथ कम है। मैं ये तभी कहूंगा अगर मैं उसका किसी दूसरी चीज के साथ क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तो मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। यू हैव टू कंपेयर द गिवन क्वांटिटी विद सम अदर वन। हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे। अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड चाहिए जिसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यूनिट, एक बेसिक स्टैंडर्ड, एक चूजन स्टैंडर्ड चाहिए ऑफ सेम नेचर एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जो आप ये बेसिक एक स्टैंडर्ड चूज कर रहे हो उसका नेचर सेम होना चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी का नेचर है। क्लियर। तो पहले हम यूनिट चूज करेंगे। क्लियर। दूसरी बात क्या है, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट रिपीट्स। तो जहां पे एन है जो दैट इज नंबर एंड यू क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। दूसरा हम देखते हैं वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुआ। अब सपोज करो ये लाइन है, दिस इज ए बी ए लाइन। आपको इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड चूज करोगे, एक यूनिट चूज करोगे। इसको मेजर करने के लिए एप्रोप्रिएट यूनिट हम चूज करेंगे, सूटेबल यूनिट चूज करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने जहां पे लेट अस सपोज करो मैंने सेंटीमीटर चूज कर लिया तो यूनिट मेरे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर। दूसरी चीज मैं क्या देखूंगा, वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हम देखेंगे वो सेंटीमीटर है जो वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ। सपोज करो वो 15 टाइम्स रिपीट हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा, जहां पे नंबर कितना आ गया मेरे पास 15। सो सेंटीमीटर इज द यूनिट, 15 इज द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट रिपीट्स। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई,
15 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? ओके। यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज करो इसको मैं अपने हाथ से मेजर कर सकता था। सपोज करो मेरा जो हैंड है, हैंड इज द यूनिट, मैंने सपोज कर लिया हैंड इज द यूनिट, तो मैं ऐसे मेजर करता 1 2, तो क्या आ गया लेंथ मेरे पास, क्या आ गई, लेंथ इज इक्वल टू 2 हैंड। ओके, तो हैंड जहां पे मैंने अपना जो हैंड है इस तरीके से किया, वो क्या ले लिया मैंने, यूनिट ले लिया। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो लेंथ क्या आ गया, 2 हैंड। ओके, कुछ भी हो सकता है यूनिट, बट हाँ एक अच्छा यूनिट है जो एक्सटेंडेड यूनिट है, उसकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ रहे हैं क्वांटिटी को मेजर कैसे करना है। तो मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए, और दूसरा वो यूनिट कितने बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट रिपीट्स। अब एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां कोई सिटी है ए, ये कोई दूसरा सिटी है बी, ठीक है जी, इनके बीच ये है डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ओके, अब सपोज करो जहां पे जो ये डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, तो एक तो मैं ये लेंथ है जो L1, ये मैं लिख सकता हूं, यूनिट मैंने चूज किया किलोमीटर, और लेंथ कितना हो गया, नंबर कितने टाइम ये रिपीट हुआ है, 20 टाइम, तो लेंथ मेरे पास क्या आ गई, 20 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ये कोई नंबर है N1, ये कोई यूनिट है U1। अब यही क्वांटिटी, यही लेंथ, L ही लिखते हैं हम इसको, अगर मैं यहां पे मीटर यूनिट चूज करूं, किलोमीटर ना चूज करूं, मैंने यूनिट क्या चूज किया, मीटर, तो क्या होगा बताइए, यहां पे नंबर क्या आएगा, अब भी 20 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि मीटर स्मॉल यूनिट है, तो नंबर ऑफ टाइम जो ये रिपीट होगा वो बढ़ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा 20,000 मीटर। क्लियर? तो ये हमारे पास यूनिट हो गया कोई दूसरा यूनिट मीटर, और इसके अकॉर्डिंग नंबर भी क्या आ गया, कोई अदर नंबर आ गया N2 20,000। क्लियर? तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो जो उसका नंबर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट क्वांटिटी ये उतनी ही रही है। अब चाहे मैं किलोमीटर यूज करूं चाहे मैं मीटर यूज करूं, ये नहीं है जो लेंथ वो चेंज होगी। अब मैंने मीटर यूज किया तो 20,000 आ गया, तो ये नहीं ये बड़ा हो गया, डिफरेंस जो है इन दोनों सिटीज के बीच में वो बढ़ गया, नहीं, दैट इज सेम, द लेंथ इज सेम, the length is same whether you can say it 20 kilometer or you can say it 20,000 meter, both have the same length, same meaning. Clear? तो हम यहां से ये समझ रहे हैं Q is equal to N1 U1 and N2 U2, एंड ये दोनों आपस में क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अगर मैं कोई यूनिट U1 चूज कर रहा हूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर होगा N1, अगर आप कोई यूनिट U2 चूज करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नंबर होगा N2, तो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। एक और चीज आप जहां पे ध्यान में रख सकते हो, जब आपका यूनिट बढ़ेगा, यूनिट बड़ा हो जाएगा, तो आपका नंबर है जो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर आप बड़ा यूनिट चूज कर रहे हो तो नंबर स्मॉल होगा, अगर आप छोटा यूनिट चूज कर रहे हो तो नंबर लार्ज होगा। देखिए यहां पे ये जो मेरा इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं, जहां पे मेरा जो U1 है इट इज ग्रेटर देन U2, ठीक है जी, U1 हमारा कौन सा यूनिट है, किलोमीटर, ये बड़ा यूनिट है, U2 कौन सा है, मीटर, ये स्मॉल यूनिट है, तो मेरा U1 ग्रेटर देन U2 है, यूनिट में ये वाला बड़ा लिया, तो इसका नंबर देखिए N1 20, इट इज लेस देन 20,000, तो नंबर क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो जो ओवरऑल क्वांटिटी है N1 U1 N2 U2 वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। फर्स्टली यू चूज द अप्रोप्रिएट यूनिट, सेकंड यू विल look at the number of times the unit repeats. Okay? तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, देखिए अब जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुआ, हमारा जैसे जैसे ये यूनिवर्स एवोल्यूट हुआ, तो हमने बात की थी हमारे यूनिवर्स ने कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर लिए, कुछ लॉज अडॉप्ट कर लिए, जिनके बेस के ऊपर पूरा ये हमारा यूनिवर्स है जो काम कर रहा है। तो जो लॉज हैं, जहां पे कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इन लॉज को डिस्क्राइब करती हैं, उन लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है।
दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी बात क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली जैसे लेंथ है, आप उसको डायरेक्टली किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, वर्नियर कैलिपर से या स्केल से मेजर कर सकते हो। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनको हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करते, बट कुछ इनडायरेक्ट मेथड से, कुछ फॉर्मूला से हम मेजर कर लेते हैं। जैसे आपने एक्सेलरेशन मेजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करोगे आप कैसे मेजर करोगे? आप देख लोगे फोर्स कितना लगा है, मास कितना लगा है, डिवाइड कर लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स देखनी है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे हम, बॉडी का क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। अब किसी बॉडी पे प्रेशर देखना है कितना है, तो कुछ चीजें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। प्रेशर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजर करने के लिए, मैनोमीटर है, बैरोमीटर है। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and in terms of which laws of physics can be described। जिन क्वांटिटीज की हेल्प से आप फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करोगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जितने भी टाइम आप फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज यू विल स्टडी। तो उन सब क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फोर्स है, लेंथ है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है एंड सो मेनी। तो हम आगे बात करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब फंडामेंटल, इस नेम को समझो ध्यान से, बहुत सारी चीजें नेम से समझा जाती हैं। तो फंडामेंटल मींस विच आर बेसिक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर बेसिक इन नेचर। जिन क्वांटिटीज को हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, वो खुद ही बेसिक हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं वो क्या है? बेसिक हैं। उन अल्फाबेट से मिला के हम दूसरे वर्ड्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो वो डिराइव्ड हो गए। जो अल्फाबेट्स हैं वो खुद क्या है? बेसिक हैं। ओके, तो क्वांटिटीज विच आर बेसिक इन नेचर एंड विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड, जो क्वांटिटीज हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाएंगे, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एरिया। अब एरिया क्या होता है? सपोज करो कि रेक्टेंगल है, उसका एरिया लिखना है, आप क्या लिखोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये दोनों ही डिस्टेंस है, दैट मींस ये लेंथ इनटू लेंथ हो गया एक तरीके से। जो ब्रेड्थ है वो भी है तो डिस्टेंस ही, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, सो इट इज एल स्क्वायर। तो जो एरिया है ये किससे बना है? लेंथ से बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, सो इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज एल बाय टी। लेंथ अपॉन टाइम, नो, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना स्पीड कौन सा हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्लियर? तो और भी बहुत सारी हैं हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, इंपल्स है। 11th एंड 12th के सिलेबस में बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो यू विल स्टडी। क्लियर? अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर होगी बात? तो अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। हमने कहा था यूनिट, कोई भी चीज यूनिट हो सकती है, बट एक अच्छा यूनिट, एक स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, फर्स्टली इट शुड बी वेल डिफाइंड, उसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, यूनिट को हम डिफाइन कर पाए। सेकंड, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे आज कोई वैल्यू है सपोज करो यूनिट की, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू सेम रहे, वो चेंज ना हो। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। थर्ड, इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस, ये ना हो वो प्लेस के साथ चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं सपोज करो इतनी लेंथ को मीटर कह रहा हूँ, अगर मैं अमेरिका चला गया मैं इतनी लेंथ को मीटर कहूँ तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये लेंथ के साथ यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी सॉरी प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। इट शुड नॉट चेंज विद सीजन, विद फिजिकल कंडीशन, वेदर का कोई इफेक्ट ना हो, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इन सब जो चीजें हैं फिजिकल कंडीशन है इनका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं, इजिली ट्रांसपोर्टेबल हो, जी ना हो यूनिट इतना बड़ा हो गया जाए, इतना बल्कि हो गया, हम उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते, लोग यूज ना कर पाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इजिली ट्रांसपोर्टेबल हो, इजिली प्रोड्यूसिबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, लोग आसानी से इसको खरीद सकें, यूज कर पाएं। सो इट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर। अब हमने बात की थी भी लेंथ को मेजर करने के लिए कि मैं हैंड को यूज कर सकता हूं एट ए यूनिट, एज अ यूनिट। अब इसका एक फायदा भी है, बेनिफिट भी। बेनिफिट क्या है? इजिली एक्सेसिबल है, सबके पास है, सब यूज कर सकते हैं। बट इट इज नॉट अ गुड यूनिट। व्हाई? क्या ड्रॉबैक है इसका? बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे हैंड के जो लेंथ है वो कुछ और हो सकती है, किसी और के हैंड की लेंथ कुछ और हो सकती है, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो हम कहेंगे जो हैंड है दैट इज नॉट अ गुड यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम बने हुए हैं यूनिट्स के, तो उनको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीजीएस सिस्टम। ये गॉसियन सिस्टम है, गॉस ने इसको डिजाइन किया था। बेसिकली नेम को देखिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो इस सिस्टम में लेंथ के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर, और मास के लिए हम यूज करेंगे ग्राम, एंड टाइम के लिए हम यूज करेंगे सेकंड। क्लियर। दूसरा सिस्टम हमारे पास है, इट इज एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन ने एस्टेब्लिश किया था। तो इसमें लेंथ के लिए हम यूज करते हैं फुट, मास के लिए यूज करते हैं पाउंड, एंड टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड। अब जैसे हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री एक्चुअली पहले इंग्लिशर का, ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो देखिए हमारे देश में भी अब तक कहीं ना कहीं ये वाले यूनिट्स यूज होते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई होम बाय करना है, कोई प्लॉट लेना है, तो हम जो लेंथ मेजर करते हैं उसकी, या विड्थ मेजर करते हैं, तो वो फुट में करते हैं, कितने फुट उसकी लेंथ है, कितने फुट उसकी जो विड्थ है ना, वो देखते हैं ना फुट में। तो 1 फुट है, जो 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस, और आप कह सकते हो 0.30 मीटर। क्लियर। और पाउंड, मास के लिए पाउंड यूज होता है। आप डेफिनेटली आप बर्थडे सेलिब्रेट करते होगे, आपने केक जरूर खरीदा होगा, खाया होगा, लाइफ में कभी ना कभी केक खरीदा है ना। तो वहां पे जब आप केक को बाय करते हो तो आपको वो पाउंड्स में मिलता है, किलोग्राम में नहीं मिलता, पाउंड्स में। तो पाउंड है जो मास का यूनिट है, 1 पाउंड है जो दैट इज 0.454 kg, 0.454 किलोग्राम। नियरली आप कह सकते हो जी हो गया 450 ग्राम हो गया, नियरली 1 पाउंड। और टाइम का यूनिट इसमें भी क्या है? सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है एमकेएस सिस्टम। लेंथ के लिए यूज करेंगे मीटर, मास के लिए यूज करेंगे किलोग्राम, टाइम के लिए यूज करेंगे सेकंड, एमकेएस सिस्टम। क्लियर। और इन सबके बाद हमारे पास एक सिस्टम आया, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बनाया गया। इसमें क्या उन्होंने क्या किया, फिर बाद में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई उनमें जो डिसाइड किया गया भी जो क्यों ना एक ही सिस्टम बनाया जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसको अप्लाई किया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। जो भी यूनिट्स है, कोई क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो 3 तो हम पहले बात कर ही रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम। ओके, 4 और ऐड कर दी, टोटल 7 क्वांटिटीज हैं इसमें। बेसिकली इसको ना ये एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके बनाया गया, तो इसको मॉडिफाइड एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हो, या आप रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें 3 क्वांटिटीज हैं जो लेंथ, मास, टाइम, इनके सेम यूनिट्स ही हमने इसमें यूज किए हैं। तो लेंथ के लिए मीटर, सिंबल एम है, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल है केजी, टाइम के लिए सेकंड, इसका सिंबल है एस, और हमने 4th क्वांटिटी ऐड की है टेम्परेचर। इट इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट केल्विन, और इसका सिंबल है के। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, यूनिट है एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला, और इसका जो सिंबल है दैट इज सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल, जो आप केमिस्ट्री में बहुत यूज करते होंगे, जैसे 1 मोल ऑफ एटम्स मीन 6.023 × 10⁻23 एटम्स हो गए वो, है ना, मोल। तो इसको एज ए यूनिट लिखना है तो MOL लिखा जाएगा, ई नहीं आएगी फिर। क्लियर। तो ये हमारे पास एसआई सिस्टम है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम स्टडी करते हैं, इनको आपने याद करना है। और इसके बाद इसमें और एडिशन किया गया, इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐड की गई। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम स्टडी करते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वन इज द प्लेन एंगल,
and second is the solid angle. These are two supplementary quantities which are added in the SI system. Now हमको समझना है प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन एंगल की। वो जो आपने 10th तक एंगल्स पढ़े हैं, तो जो भी 10th तक आपने एंगल पढ़ा है सिंपली वो प्लेन एंगल्स थे। क्लियर, एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जो प्लेन एंगल है ये 2D में बनता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है, ये प्लेन पे बनता है। मतलब अगर मैं बोर्ड पे कोई भी एंगल ड्रॉ करूं, दो लाइंस के बीच कोई भी एंगल बन रहा है, वो क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। इतनी बात क्लियर होगी। 2 डायमेंशनल है, प्लेन में बनेगा, जो भी इस बोर्ड पे हम ड्रॉ करेंगे वो प्लेन एंगल होगा। और आप कह सकते हैं एंगल बिटवीन द 2 लाइंस दैट इज प्लेन एंगल। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, थीटा से डिनोट करेंगे। अच्छा, अगली बात और देखिए, जो प्लेन एंगल है दैट इज सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क जैसे इसको भी अगर मैं देखूं तो एक आर्क है, दिस AB, ध्यान से देखिए, दिस AB इज एन आर्क, पार्ट ऑफ अ सर्कल, आर्क। तो ये जो प्लेन एंगल है इट इज सबटेंडेड बाय आर्क, हमेशा याद रखिए। और बनेगा ये कहां पे, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आप इस आर्क को कंप्लीट करो तो पूरा सर्कल बन जाएगा, तो सर्कल के सेंटर पे हमेशा ये बनेगा, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। प्लेन एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जैसे मैं ये ले रहा हूं, ये एक सर्कल है, इसकी हमने कोई आर्क ले ली, दिस इज आर्क, डार्क कर दिया मैंने इसको, AB इज आर्क। तो इसके सेंटर पे ये आर्क ये एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज अ सॉलिड एंगल, sorry, this angle is a plane angle subtended by arc at the center of the circle, that is a plane angle। अच्छा देखिए, जो सर्कल है इट इज अ प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन होता है एक सर्कल, और उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। ओके, अब इसका अगर रेडियस में सपोज कर लूं r है और लेंथ ऑफ आर्क है यो l है, दैट इज l, तो हमारे पास जो प्लेन एंगल है थीटा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क divided by its radius, that means L by R। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th तक मैथमेटिक्स में, तो बड़े काम का फॉर्मूला याद रखना है आपने, थीटा इज इक्वल टू L by R। क्लियर। अच्छा, अगर मैं अब देखूं जो यूनिट की बात करें, हम प्लेन एंगल के यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है रेडियन। वैसे और भी यूनिट है प्लेन एंगल के, आप कहोगे सर हम तो डिग्रीज में मेजर करते हैं, बिल्कुल डिग्री भी है इसका यूनिट, डिग्री में भी एंगल मेजर होता है। इसका यूनिट मिनट भी है, एंगल के लिए मिनट भी यूज किया जाता है, सेकंड भी यूज किया जाता है, सेकंड भी इसका यूनिट है। ठीक है जी, तो ये सारे यूनिट्स हैं एंगल के, बट जो SI यूनिट है दैट इज रेडियन, रेडियन हम यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है जी, इस सर्कल पूरे का पूरा सर्कल, पूरी आर्क ले ली मैंने, पूरी कंप्लीट सर्कल, तो इसके सेंटर पे जो बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा। ये कितना एंगल होता है सर्कल के सेंटर पे, बताओ कितने का एंगल बनता है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इट इज 360 डिग्री। तो कितना एंगल बन गया, प्लेन एंगल 360 डिग्री। अगर आपको रेडियन में बोलना हो तो ये होगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो यहां से एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आ गया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप कभी भी चाहो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुई बात। ये भी नोट कर लो, जो 1 डिग्री है दैट इज 60 मिनट, एंड जो 1 मिनट है दैट इज 60 सेकंड। ये अगर मैं एक लाइन ऐसे लगा रहा हूं, इट इज फॉर मिनट, 1 डिग्री इज 60 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकंड। क्लियर होगी बात। ओके, एंड पाई रेडियन इज 180 डिग्री। ये रिलेशंस आप याद रखिए, These will help you in the numericals to solve the numericals। तो ये तो होगी प्लेन एंगल की बात। क्लियर। यूनिट क्या हो गया इसका, हमारे पास SI यूनिट कौन सा आ गया, रेडियन। क्लियर हो गया, रेडियन। अब अगर देखो, जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ये 1 यूनिट हो, और जो इसका रेडियस है वो भी 1 यूनिट हो, दैट मीन्स L एंड R इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इक्वल हो जाए। तो ये थीटा है जो एंगल, प्लेन एंगल, 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये एंगल, जो प्लेन एंगल 1 रेडियन कब होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस बिकम्स इक्वल। जब भी ये इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है, 1 यूनिट भी कहने की कोई जरूरत नहीं, जब ये इक्वल हो जाए, जब ये इक्वल हो गए दोनों तो थीटा क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। तो जहां से हम 1 रेडियन को डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल formed at the center of circle whose radius is equal to the length of the arc। दोबारा देखिए एक बार, 1 रेडियन इज द 1 रेडियन, कितना एंगल है हमारे पास, 1 रेडियन। 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सबटेंडेड बाय, किसने सबटेंड किया है, आर्क, सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल whose radius is equal to the length of the arc। तब हम उस प्लेन एंगल को क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो ये तो होगी प्लेन एंगल की बात। आपने 10 तक बड़े प्लेन एंगल्स ड्रॉ किए हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई ये क्या आ गया, ये नई टर्म आ गई सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल बड़ी मुश्किल से पढ़ा था, एक और एंगल आ गया। बड़ा सिंपल है, कोई बात नहीं, घबराइए मत। तो पहली बात तो याद कीजिए, इट इज अ 3D एंगल, ये 3D में बनता है, 3 डायमेंशन में बनता है। दैट मींस ये प्लेन में नहीं बनेगा, इस बोर्ड पे प्लेन पे ये एंगल नहीं बनेगा, ये एंगल है स्पेस में बनेगा। इट इज फॉर्म्ड इन स्पेस, तीनों एक्सिस चाहिए इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3D एंगल है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, इट इज सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया। जैसे ये सबटेंडेड बाय आर्क था ना, इट इज सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया। कोई ना कोई जो सरफेस एरिया, जैसे एक सरफेस एरिया है, ठीक है, ये सरफेस एरिया कोई एंगल अगर बनाए इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल होगा। सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो एक पॉइंट और डिफरेंस आ गया, जो प्लेन एंगल था ये बनता था एट द सेंटर ऑफ सर्कल, पर ये बनेगा एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर है जो, देखिए बॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हो, स्फीयर है जो, वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, सॉलिड, जिसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये मान लो एक आपके पास स्फीयर है, ठीक है जी, इस स्फीयर का मैंने इसके ऊपर मान लो ये कोई सरफेस एरिया है ऐसा, है ना, इसको मैंने चूज कर लिया, दिस इज सम सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया की को आप क्या कीजिए, इसके सेंटर से मिला दीजिए। काफी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक पॉइंट से लाइंस ड्रॉ कीजिए, सेंटर पे मिलाइए, तो यहां पे एक एंगल बनेगा। दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। क्लियर, ओके। एक और एग्जांपल आपको दूं सॉलिड एंगल की। आप सबने आइसक्रीम जरूर खाई होगी, खाई है भी आइसक्रीम। आइसक्रीम वो कोन होता है ना, उसके ऊपर आइसक्रीम ऐसे रख के देते हैं। क्लियर, खाइए ना सबने आइसक्रीम, मुंह में पानी आ गया। चलो आइसक्रीम खाइए ना, जो आइसक्रीम का कोन होता है, अगर हम देखें ये एक सरफेस एरिया है, दिस इज ए सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो है ये नीचे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, थोड़ा शार्प कर दें हम कोन को, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। आपने जो उसकी सॉफ्टी होती है, सॉफ्टी को देखा होगा, नीचे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है वहां पे, है ना, वो जो एंगल है ना, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। दैट इज नॉट ड्रॉन बाय अ आर्क, दैट इज ड्रॉन बाय दिस सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया जो एंगल बनाएगा इस पॉइंट पे, दैट इज सॉलिड एंगल। अच्छा, जिस रूम में भी आप बैठे हो, उस रूम के बिल्कुल कॉर्नर में देखिए, ध्यान से देखिए, कॉर्नर में जो एंगल बन रहा है कॉर्नर में, दैट इज सॉलिड एंगल। और ढूंढिए, देखो साइंस को अपने अराउंड ढूंढो। अगर इफ यू विल फाइंड इट ओनली इन द बुक्स, दैट विल बी क्रैमिंग। आपको यूज करना नहीं आएगा साइंस का, अप्लाई करना नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो साइंस को बेहतर तरीके से समझना है, यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यू वांट टू अप्लाई इट, देन फाइंड इट अराउंड यू। अपने आसपास इसको ढूंढो, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपके अराउंड। ओके, चलो हम बात कर रहे थे, तो एक बात और क्लियर होगी, जो सॉलिड एंगल है दैट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया। तो ये सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल का हमारे पास फॉर्मूला जो है, दैट इज दिस सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय जो रेडियस है इसका स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात करें, यूनिट इज टी रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, टी रेडियन। इसको ऐसे लिख देते हैं, सिंबल एस आर।
क्लियर। अब अगर सपोज करो जो एरिया है दैट इज 1 यूनिट, ठीक है जी, एंड जो आर रेडियस है दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट, क्लियर। ये जो सरफेस एरिया जो 1 यूनिट है और जो आर है इसका रेडियस है वो भी क्या है 1 यूनिट है, तो हमारे पास सॉलिड एंगल क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल ये 1 तो कितना आ गया 1 स्टीरेडियन, क्लियर। तो ये भी कह सकते हो जहां पे a इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाए वहां पे सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 1 स्टीरेडियन हो जाएगा। तो यहां से हम 1 स्टीरेडियन को डिफाइन करेंगे। 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल, कितना कह रहा हूं मैं यहाँ पे 1 स्टीरेडियन। सो 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ यूनिट सरफेस एरिया। ये एरिया हम कितना ले रहे हैं पहले ही बता दिया आपको, यूनिट सरफेस एरिया, जब डिफाइन करना है एरिया कितना है 1 यूनिट। तो इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड by unit surface area at the center of sphere whose radius is 1 unit, clear। तो कोई सरफेस एरिया जो 1 यूनिट वो एक स्फीयर के सेंटर पे एंगल बना रहा है, स्फीयर का रेडियस कितना होना चाहिए 1 यूनिट, तो स्फीयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन होगा, क्लियर क्लियर। अगर हम देखें सारे का सारा स्फीयर जो सरफेस एरिया है उसका अगर मैं एंगल देखूं सेंटर पे वो सॉलिड एंगल है, वो एंगल कितना होगा, वो सॉलिड एंगल कितना होगा दैट इज 4 पाई रेडियन। जैसे सर्कल है, सर्कल सेंटर पे प्लेन एंगल बनाता है, कितना कहा था हमने 2 पाई 360 डिग्री, पर जो सफियर है, सफियर जो सेंटर पे सॉलिड एंगल बनाता है दैट इज 4 पाई, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 4 पाई रेडियन, क्लियर। तो दिस इज सॉलिड एंगल। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। यूनिट्स भी क्लियर हो गए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के, क्लियर। तो ये कुछ बातचीत की हमने अबाउट द यूनिट्स, अबाउट द मेजरमेंट्स, हाउ टू डू द मेजरमेंट्स। आप सीख के होगे मेजरमेंट्स विच इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। हम कंपैरिजन करते हैं किसी ना किसी, उसके लिए हम कोई ना कोई यूनिट चूज करते हैं और देखते हैं फिर वो यूनिट कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, क्लियर। और उसके लिए हमारे पास अलग अलग फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए और लास्ट में हमने जो पढ़ा है दैट इज एसआई सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एसआई सिस्टम वी हैव रेड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सब तुम्हारे याद होनी चाहिए, यूनिट्स याद होनी चाहिए, एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इतना को स्टडी कीजिए, पढ़िए ध्यान से, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक्स।